अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज योर होस्ट निदा इमरान विद अ न्यू गेस्ट टुडे। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। स्टार्टिंग में मैं चाहूँगी कि जल्दी से मैं उनको अपने शो में बुला लूँ, जल्दी से उनको आपके सामने ले आऊँ ताकि हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कर सकें। लेकिन एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं फिर भी आपको बताती चलूँ कि आज मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आबिद अली खान उमंग साहब। He is a teacher by choice. He served in Parliament as Member National Assembly from 2004 till 2007. He represented Pakistan in United Nations and human rights issues in 2006. He is the co-founder of Pakistan Debate Council and run it continuously for 18 years. He has been awarded 7 times All Pakistan, 4 times All Sindh, 4 times All Punjab as a best speaker in his academic career. He judged debate segment of Ramzan transmission on A Plus TV in 2015, in 2016 Azadi transmission on PTV, and in 2016, 17 and 18 Ramzan transmissions on ARY Digital. He judged all Pakistan declamations at Cadet College Sangar in 2015, 2016 and 2017. Welcome to my show, sir. बेहद नवाजिश, बहुत शुक्रिया। I am really honored today to have you here. सर, स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि अपनी इब्तदाई तालीम के बारे में जरा बताइए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए, मैं आपको बताऊं बच्चों के लिए, चूंकि ये जो हमारी और आपकी गुफ्तगू होगी, ये बड़ों के लिए तो शायद दिलचस्पी का बायस ना हो, बच्चों के लिए शायद इसमें कुछ दिलचस्पी के पहलू निकलें और वो दिलचस्पी के पहलू कम होंगे, हैरत के पहलू ज्यादा होंगे। अच्छा। उसकी वजह यह है कि हमें ना जब कोई शख्स किसी बड़े मुकाम पे नजर आता है तो हमें ये एहसास होता है, मैं बड़े मुकाम पे नहीं हूँ, पहली बात ये बता दूं, लेकिन हमें कोई भी शख्स बड़े मुकाम पे नजर आता है, चाहे वो आपको स्टीव जॉब नजर आए, चाहे आपको बिल गेट्स नजर आए, आपका ये ख्याल होता है कि ये इब्तिदाई जिंदगी से इसी सतह पर मौजूद है और ये इब्तिदाई जिंदगी से इस जगह पर मौजूद है और उसके पीछे उसकी स्ट्रगल आपके जहन में नहीं होती। बेटा, मैं किसी बड़े मुकाम पर नहीं हूँ, लेकिन मैं बड़ी उम्र का जरूर हूँ। इस बड़ी उम्र के पीछे वैसे तो मैं बहुत मोहब्बत से बच्चों को बताता हूँ कि बेटा, मैंने सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैंने दरी पे बैठ के पढ़ा। मुझे ये मालूम है कि मुझे क्लास 1 में जब हम जाते थे तो आपके लिए हैरत की बात होगी, जिसमें चावल खरीदा जाता है ना, ये बोरी हमारे पास होती थी बैठने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्कूल में दरिया नहीं होती थी। हम उस पर बैठ के पढ़ते थे, स्लेट लेकर जाते थे। हमें पहली मर्तबा क्लास 3 में बेंच पे बैठने का मौका मिला तो हम बड़े खुश हुए कि हम ऊपर बैठेंगे। हम अपनी बगल में दबाकर अब वो टाट का कपड़ा नहीं लेकर जाएंगे। बहुत खुशी हुई कि अब हम हाथ में सिर्फ बस्ता लेकर जाते हैं। क्लास 5th आती है हमारे पास। क्लास 5th में आने के बाद अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस किया जाता है अंग्रेजी होती क्या है। और मजे की बात यह है कि मुझे अल्लाह का बड़ा करम है कि मेरे असातिज़ा अच्छे थे। देखिए, मैं अच्छा उस्ताद नहीं हूँ क्योंकि मैं ऐसे बच्चे तैयार नहीं कर सका शायद कि जो आज उतने बुलंद मुकाम पर हों, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मेरे असातिज़ा अच्छे थे, इसलिए उन्होंने मुझ जैसे इंतहाई नाखलाफ और शरारती शख्स को, बहुत शरारती से बच्चे को, उन्होंने आज इस काबिल कर दिया कि वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेटिक क्लास को तकरीबन पिछले 30 साल से तालीम दे रहा है। माशाल्लाह, पहली बात। अच्छा, मैं यही दूसरी 2-3 चीजें आपके साथ में जोड़ देता हूँ, क्योंकि बहुत तेजी के साथ मेरा इंटर सरकारी कॉलेज डीजे साइंस कॉलेज से, ग्रेजुएशन कराची यूनिवर्सिटी से। प्राइवेट कॉलेज की तो फीस ही नहीं दे सकते थे, तो जब फीस नहीं दे सकते थे तो पढ़ कैसे सकते थे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब ब्यूरोक्रेटिक क्लास वीकेंड हाउस स्कूल सिस्टम पढ़ाने के लिए गया, बहुत मुख्तसरन, तो आपके इल्म में है अप्रैल में मॉक्स होते थे। मॉक्स के बाद जो है वो बच्चे, जब आप एज ए सीनियर क्लास टीचर आप पढ़ाते हैं, आपके पास ए लेवल्स या ओ लेवल्स हो, तो बच्चे एग्जाम्स पे चले जाते हैं। वो अल्टरनेट डेज के अंदर आपके पास एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं, अगर वो उन्हें जरूरत होती है तो वो आते हैं, अदरवाइज उनके पास एग्जेम्पशन होता है, वो नहीं आते। मेरे पास अप्रैल अच्छा खासा फ्री होता था, मई में बच्चों के एग्जाम्स होते थे, खाली होते थे, जून जुलाई की छुट्टियां हुआ करती थी, तो मैं कोशिश ये करता था कि थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज कर लें। अप्रैल में
सॉरी जनवरी फरवरी में हम एग्जामिनेशन की फीस भरते थे और अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, तकरीबन मार्च में हम अपनी फीस भरने के बाद हमें डेट मिल जाती थी। यूनिवर्सल के 1000 रुपए के नोट्स किताबों के खरीदा करते थे और 1000 रुपए के नोट्स खरीदने के बाद हम जो है वो अप्रैल में नोट्स बनाते थे, मई में नोट्स बनाते थे, जून में नोट्स बनाते थे, जुलाई में एग्जाम दे देते थे। वहां पर जो नौकरी हमने 10 साल की उसमें हमें कुछ ना मिला, हमारी रोजी रोटी हलाल, हमारा घर चलता रहा, लेकिन जो इनाम मिला वो ये कि 3 मास्टर्स कर लिए। ओके मैंने, मेरा एजुकेशन में मास्टर्स है, मेरे पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स है, मेरा उर्दू में मास्टर्स है। तो उसमें ये था कि अपनी मैं अगर पॉलिटिकल कैरियर से वाबस्ता हूं तो मुझे पढ़ना तो चाहिए कि दुनिया में पॉलिटिक्स क्या होती है। मैं अगर एजुकेशन से वाबस्ता हूं, मुझे मालूम तो हो कि मॉडर्न टेक्निक्स टीचिंग की क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन कैम्ब्रिज सिस्टम एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन मैट्रिकुलेशन एंड इवन आगा खान बोर्ड। इसको पढ़ा, जब तक आप नहीं पढ़ते, पहले चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम था, पहले टीचर सेंटर्ड करिकुलम था, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम है। व्हाट इज द डिफरेंस, चेंजेस कैसे होते हैं, क्या पढ़ाने का तरीका है, इसको पढ़ते चले गए और फिर सीखते चले गए। हर साल बच्चों ने सिखाया, आज इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला के करम से हम किसी जगह पर मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये करूंगी कि क्या ये लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला आबिद अली उमंग किसी पर्ची की बेस पे, किसी सिफारिश की बेस पे, किसी सोर्स की बेस पे किसी नौकरी पे लगा जाके, या अपनी ही सेल्फ मेड स्ट्रगल ये चलती रही और एक वक्त आया? बहुत मुनासिब सवाल है। देखें, करियर का आगाज किस तरह हुआ? मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, बेटा हमारी जो शिकायत होती है ना, हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारी शिकायत होती है। तो मेरा बेटा, मैं बुनियादी तौर पर अपने जहन में रखिएगा कि मैंने जब सरकारी स्कूल से पढ़ा, सरकारी कॉलेज से पढ़ा, सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो पर्चा तो मालूम था कि हर साल कितने देने पड़ते हैं, पर्ची नहीं मालूम थी। क्योंकि लोअर मिडिल क्लास का शख्स साइकिल पे चलने वाला, मेरे बाप ने सारी जिंदगी साइकिल पे सफर किया। मैं साइकिल पे सफर करता था। डीजे साइंस कॉलेज के वो लोग आज भी, मेरे दोस्तों को याद होगा, मैं एडमिशन के लिए गया था तो कपड़े का थैला मेरे हाथ में था और मैं कपड़े के थैले में डॉक्यूमेंट्स लेकर गया था, मेरे पास बैग नहीं था। मैं डीजे साइंस कॉलेज पहुंचा हूं और डीजे साइंस कॉलेज में उस जमाने में 82-83% पर टॉप हुआ करता था और मैं एक बी ग्रेडर 69%, बल्कि 68 पॉइंट समथिंग %, एक बी ग्रेड वाले को तो एडमिशन सवाल ही पैदा नहीं होता डीजे साइंस में मिल जाए। फिर वहां पर मैंने लिखा हुआ देखा, फॉर्म भी उसको मिलेगा जिसका ए ग्रेड है। मैं ख्वाब लेकर गया था, मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ एडमिशन ले सकता हूँ। तो मुझे वहां पर एक जगह लिखा हुआ मिला कि अगर आप डिबेट बेस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, जमाने में डिबेट की, नात की, किरत की सीट्स हुआ करती थी। मैंने वहां पर लिखा हुआ देखा तो वहां उन्होंने कहा कि जनाब अगर आना चाहते हैं तो आप प्लीज अपने फॉर्म जमा कराएं, फॉर्म लीजिए। अच्छा, मैंने अप्लाई किया, उन्होंने मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए। अब मैं कहीं पर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। उस जमाने में कैप नहीं था, सेंट्रल एडमिशन पॉलिसी नहीं थी, हर कॉलेज में आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कराते थे। उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए। मैंने उनसे पूछा, जनाब अब क्या होगा? कहने लगे बस 2 दिन के बाद आ जाना। हम 2 दिन के बाद चले गए। जब हम 2 दिन के बाद वहां पर पहुंचे तो जनाब लाइन लगी हुई। मुझे याद है 34 स्टूडेंट्स थे। मेरी जिंदगी की पहली अचीवमेंट मैं कह सकता हूँ उसको। तो 34 लोगों में मेरा कोई 22वां 23वां नंबर था। हम अंदर पहुंचे, अंदर पहुंचने के बाद उन्होंने यूं करके डब्बा दिया और डब्बा देने के बाद उसमें से कहने लगे पर्ची निकालो। मैंने पर्ची निकाली, कहने तकरीर करो। मैंने कहा सर मैं मैट्रिक तक पढ़कर गया था, सरकारी स्कूल से पढ़ा था, कुछ तकरीरें हमने इलाकों में जरूर की थी। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने दिल में अल्लाह को याद किया, मैंने कहा मेरे रब मेरी कोशिश नतीजा तेरे ऊपर। बच्चों को मैं जाते हुए एक पैगाम जरूर दूंगा कि हमारा बच्चा ना अल्लाह मियाँ पर काम छोड़ देता है, अल्लाह मियाँ पे काम छोड़ा जाता है, नतीजा छोड़ा जाता है। मेरा काम है 100% देना। मैंने जनाब वहां से खड़े होकर टॉपिक निकाला, वो पता नहीं नसीब अच्छा था, दिमाग में आता चला गया, हम बोलते चले गए। 3-4 मिनट की तकरीर की, वापस आ गए। अल्लाह का करना यह हुआ कि जब पहुंचे तो 2 लोग जो सिलेक्ट हुए थे उसमें मुझे एक नाम याद है, आई वॉज द फर्स्ट, इरफान राहील वॉज द सेकेंड पोजिशन होल्डर। हमें वहां एडमिशन मिल गया। अब वहां कोई पर्ची नहीं थी। डॉक्टर जमालुद्दीन साहब मेरे उस वक्त हेड थे जिन्होंने मुझे एडमिशन दिया। मुझे बड़ी खुशी है कि वहां फिर मैं पहला शख्स था जिसको रिसालपुर में रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। तो वहां मुझे जूनियर डिबेटर ऑफ पाकिस्तान का मुझे जो अवार्ड मिला, उस वक्त मैं 16 ईयर्स पे नहीं था।
मुझे डीजे साइंस कॉलेज से भेजा गया और सबसे ज्यादा सितम यह कि मिजाजिया तकरीर करें। इस शक्ल के ऊपर जो है वो मजाक नहीं सजता और उन्होंने कहा कि मिजाजिया तकरीर करें। बहुत ही नूर किस्म की तकरीर की, हसीन होना ज़हीन होने से बेहतर है। और जनाब वो अपनी तकरीर कर कर आगे हमने की, बहरहाल रिप्रेजेंट किया, मजा आया, जहाज घूमे रिसालपुर, जहाज में पहली दफा बैठे। अरे जिंदगी भर मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे जहाज में सफर करवा सकता था। मेरे बाप की दुआओं में इतना असर जरूर था कि उसकी दुआएं मुफ्त में जो है वो जहाज का सफर करवा दिया। पहली मरतबा पता चला जहाज उड़ता कैसे। और इन वेरी शॉर्ट मैं आपको बताता चलूं, मैट्रिक का इम्तिहान दिया था। बेटा ये तुम लोगों के साथ बीतती है तो सोच सुन लेना, और मेरी औलाद भी शायद अगर सुन रही हो ये। मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया, लट्टू वट्टू चला के पतंग शतंग उड़ा के वापस आए। 2-3 महीने का गैप होता था, घर पे आते थे, सो जाते थे। अब कोई 15 दिन का ये असर हुआ। 15 दिन बाद मैं वापस आया, दोपहर के अंदर मैंने अम्मी से कहा अम्मी खाना देते हैं, और मैं मुंह हाथ धो के जनाब लेट गया। लेटा हुआ था मैं, अम्मी वापस आई, खाना दिया, उन्होंने मुझे एक जुमला कहा, कहने लगे कब तक हराम की रोटियां तोड़ता रहेगा। आप साहब तो हिल गए, हराम की रोटियां। वो अंदर की गैरत होती है ना, ये जो इस वक्त भी बच्चे को आप कुछ कहें वो वाली गैरत जो होती है, जवानी वाली गैरत, वो एकदम याद आई। हमने चुप करके खाना खाया, चुप करके खाना करके सामने अब्बा की साइकिल खड़ी थी, साइकिल उठाई वो लेके चल दी है। मैं पहुंचा हूं इंडस्ट्रियल एरिया में, मैं साइट एरिया पाक कॉलोनी का रिहायशी हूं बेटा, आसिफ कॉलोनी का रिहायशी हूं, जहां पर आज भी आधे से ज्यादा बच्चे आज भी मार्बल का काम करते हैं। मैं उस मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाला शख्स हूं। साइकिल उठाई और जनाब चला गया। एक जगह लाइन लगी हुई थी, मैं खड़ा हो गया। मैंने बोला क्या? वो कह रहे नौकरी मिल रही है। मैंने बोला अच्छा। मैंने अपनी साइकिल चेन से बांधी और लाइन में लग गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि इसका फॉर्म भरवा ले किसी से। मैंने कहा भरवा ले। मैंने फॉर्म लिया, उसे मैंने भर दिया। थोड़ी सी अंग्रेजी अच्छी हो गई थी, साजा ने सिखा दी थी, मैंने इंग्लिश में फॉर्म भर दिया। वहां पर जब मैं पहुंचा, उसने मुझसे पूछा किससे लिखवाया? मैंने कहा मैंने खुद लिखा। तूने लिखा? मैंने बोला हाँ। अच्छा तू भर दिया? मैंने बोला हाँ। वो मेमन अंदाज था उनका। उन्होंने मुझसे 2 बातें पूछी, कहने लगे अच्छा नौकरी करेगा? मैं मेहनत का काम है, तू क्या ये मेहननी सा काकड़ी पहलवान? मैंने कहा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है। बोतल धोने के ऊपर उन्होंने मुझे लगाया, 2 दिन बोतल धोने पे लगाया, और उसके बाद इंक भरने पे डॉलर इंक फैक्ट्री के अंदर मेहनत मजदूरी की। अल्लाह का शुक्र है तनख्वाह कम नहीं थी, 4 रुपए घंटा। ओके 4 रुपए घंटा, 32 रुपए रोज। और हाँ, जो छुट्टी उट्टियों के पैसे काट लेते थे, छुट्टी उट्टियों में नहीं देते थे। यानी वो 4 इतवार कट गए तो खत्म हो गए। लेकिन मैंने वहां पर 4 रुपए घंटे की नौकरी की बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह हथौड़ा चलाया, हथौड़ा चलाया, और हथौड़ा चला के कॉलेज की फीस दी। उसके बाद कॉलेज का सेकंड ईयर का एग्जाम दिया। सेकंड ईयर का एग्जाम देके जिस दिन मैं वापस आ रहा था, आखिरी दिन था, उस दिन मेरे दिमाग में सवार था यार कोई और नौकरी भी करनी है, कोई और नौकरी करनी है। तो उस नौकरी के लिए हमारी दुकान, मैं आज कोट कर रहा हूँ, एक साहब पान की दुकान उनकी हुआ करती थी, असलम साहब, वो चौकीदार थे एक स्कूल में, एडेन एकेडमी गार्डन में। मुझसे कहने लगे यार मेरे पास ना जूनियर टीचर रखते हैं, आप ऐसा करो आबिद भाई उधर चक्कर लगा लो। मैं चला गया। दूसरे दिन मैं पहुंचा, प्रिंसिपल साहब ने 15 मिनट का इंटरव्यू लिया, और 15 मिनट का इंटरव्यू लेकर उन्होंने मुझसे कहा बेटा जब ग्रेजुएशन कर लेना ना तब आना। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकला, 1 रुपए का आवाम अखबार आता था। मैं बस में बैठा हूं, बस 1C, और मैंने वो अखबार खोला, अखबार पढ़ा, उसके अंदर एक जॉब की वैकेंसी आई हुई थी जो मेरे घर से आगे था, और उस स्कूल में मैंने प्राइमरी पढ़ी थी। सरकारी, क्योंकि वो भुट्टो साहब ने जब कौमिया लिया था ना, तो सरकारी स्कूल था, एंग्लो ओरिएंटल। आबिद साहब वहां पर पहुंच गए, और जाने के बाद वहां पर उन्होंने जो है वो लाइन लगाई, उनका भी फॉर्म जमा हुआ, इंटरव्यू हुआ, और जब इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मुझसे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस करवाए, साइंस पढ़वाई, इंग्लिश पढ़वाई। कहने लगे अच्छा ठीक है तू पढ़ाएगा? मैंने बोला जी मैं बिल्कुल। आप तनख्वाह कितनी लोगे? उस जमाने में बड़ा बड़ा बेटा ऐसी गलती तुम नहीं करना, दिमाग में बड़ा था ना, इल्म की क्या कीमत होती है। हमने बोला जी इल्म अनमोल होता है, आप इसके क्या पैसे देंगे, जो मर्जी है। बोले अच्छा चल तेरी तनख्वाह 430 रुपए, 430 रुपीज पर मंथ मेरी पहली सैलरी थी जब मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, और मैंने वहां पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने उसी वक्त मुझे आधे घंटे में अंदर भेज दिया। मेरे बेटा मैं बीकन हाउस गया था, मैंने बीकन हाउस 17 साल पढ़ाया, मेरे पास कोई पर्ची नहीं थी। मैंने एविसिना पढ़ाया, मैंने फहीम्स पढ़ाया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करंटली आई एम टीचिंग इन अल्फा कॉलेज, इन रीड्स कॉलेज, इन सिटी ए लेवल्स नॉर्थ औरंगाबाद, इन वेरिटास स्कूल सिस्टम। लेकिन बेटा ना कल पर्ची थी ना आज पर्ची, और याद रखना पर्ची बहुत मामूली होती है, आज भी होती है, टेम्परेरी होती है, उस वक्त तक की होती है जब तक तुम्हें तुम्हारा सब्स्टिट्यूट ना आ जाए, उसके बाद तुम्हें फारिग किया जाता है, किसी और को रख लिया जाता है। प्लीज सर,
सर ये बताइए, क्या आपने जो टारगेट सेट किया था अपनी जिंदगी का, क्या आबिद अली उमंग ने वो टारगेट अचीव कर लिया? गरीब आदमी का टारगेट तो नौकरी होती है। आप मुझे बताएं, मेरे मैं पूछे मजदूर तबके के बच्चों से क्या करेगा, तो वो तो बेचारा नौकरी, घर बिजली का बिल भर दे, गैस का बिल भर दे। मेरी जिंदगी का कोई ख्वाब नहीं था और मैंने जिंदगी में अपना कोई ख्वाब नहीं देखा और मैंने अपनी जिंदगी का कोई ख्वाब नहीं छोड़ा। कितनी ओके। अजीब सी बात है। कोई कोई पछतावा जिंदगी में? नहीं, मैं कोई ऑडियंस करें, देखें रिग्रेट्स? कितना अजीब सा जुमला है, मैंने ख्वाब नहीं देखा और मैंने ख्वाब नहीं छोड़ा। मैं कदम ब कदम बढ़ता चला गया, मैं कदम ब कदम ख्वाब देखता चला गया और मैं कदम ब कदम अपने ख्वाब अचीव करता चला गया। माशाल्लाह, मेरी माशाल्लाह। जिंदगी का ख्वाब ये जरूर था कि मैं वकील बनूं। आज मैं हम्म, सबके सामने शेयर करता हूं, बेटा मैंने लॉ में एडमिशन लिया, अम्मी से मैंने पैसे लिए, बीसी डाल के उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। दूसरे, मैं उस वक्त 71 मार्क्स आउट ऑफ 75 लेकर मैं अल्लाह भला करे क्रिमिनोलॉजी जो उनका चैप्टर उनका पेपर है उसके अंदर मैं सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था ऑफ कराची। लेकिन मेरे पास लॉ के पैसे फीस नहीं थी सेकंड ईयर की एंड आई लेफ्ट एलएलबी। अल्हम्दुलिल्लाह जितने पैसे थे उसमें एमएड में एडमिशन ले लिया, 4000 में मिल गया, एमएड कर लिया। तो बेटा कोई बात दिक्कत ये कि अपना ABC प्लान रखो। हाँ, हम्म, ये जरूर कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई टारगेट सेट नहीं किया। मेरी जिंदगी का टारगेट था नौकरी करनी है, करी, उसके बाद की, तो उर्दू वैसी खराब है। उसके बाद अगला कदम देखा कि आगे क्या करना है, अब अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। फिर उसके बाद देखा अब ए लेवल्स पढ़ाना है। उसके बाद आगे बढ़े, अपना जिंदगी के टारगेट्स वन बाय वन सेट करो बराह रास्त और कोशिश करते चले जाओ। याद रखना, तुमने अगर कोशिश की है तुम्हारा रब तुम्हें उस मुकाम तक जरूर पहुंचाता है। बेशक, बेशक। सर नई नस्ल में आजकल किताब से दूरी देखी जा रही है। आपके ख्याल में क्या ये किताब से दूरी हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, या तरबियत का फुकदान है? नहीं, कोई भी चीज देंगे, ये पबजी का कमाल है। देखिए, देखिए बात सुने, मैं अपनी औलाद को कहता हूं, मैं गली में फुटबॉल खेलता था, वो इस पर बैठकर कंप्यूटर पे फुटबॉल खेलता और फुटबॉल जैसा हो जाता है। उसके बाद जो है ना, हमारा बच्चा जो है वो हेल्थलेस भी होता है, शेपलेस भी होता है। अच्छा, फिर दूसरी बात देखिए, मेरी वालिदा का इंतकाल कोई 5 से 6 साल पहले हुआ था। मेरे दोस्त, देखिए मैं एक पॉलिटिकल आदमी हूं, मेरे वाकिफ कार हजारों में हैं जो मैं बाई नेम जानता हूं, जिन्हें वो जो मुझे बाई नेम जानते हैं, और जिनको मैं नहीं जानता वो लाखों में हैं। लेकिन मेरे दोस्त आज भी मेरी उंगलियों से बाहर नहीं है, इतने ही मेरी उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। मेरी उंगलियों पे जितने इस वक्त जो आपको पोरे नजर आ रही हैं, ये 15 है ना। मेरे पास इतने दोस्त भी पूरे नहीं हैं, लेकिन उसमें से 90% लोग मेरी वालिदा के इंतकाल पर मौजूद थे। मेरे फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर 5000 लोग हैं। जिस फेसबुक प्रोफाइल से जिनसे मेरा रिश्ता है उसमें से 15 लोग मेरे पास नहीं थे आउट ऑफ 15,000। तो मेरा जो बच्चा है ये वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा है। ये मेरी अपनी औलाद समेत आज की नस्ल वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा है। इनको ये तस्वुराती दुनिया है, ये तस्वुराती दुनिया में जी रहे हैं। इनको हकीकी जिंदगी की तरफ पलटना पड़ेगा, इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और याद रखिए, देखिए वीडियो गेम खेल रहे हैं ना, ये वीडियो गेम, मेरे पास वीडियो गेम नहीं था तो मैं कहानी पढ़ता था। मुझे मेरे बाप ने बैठकर अखबार सुनाओ, मैंने अखबार पढ़ना सीखा। उन्होंने मुझसे कहा कससुल अंबिया सुनाओ, मैंने कससुल अंबिया उनको पढ़कर सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा उस जमाने के अंदर पढ़ तौबतुन नसूह। अरे भैया, इतनी मुश्किल जबान, डिप्टी नजीर अहमद की उर्दू अच्छी थी, हमारी थोड़ी है। अब हम वो पढ़ते थे, समझ नहीं आती थी, लेकिन अगर बाप ने उस दिन पढ़ाई थी तो आज बहुत सारे अपने बच्चों को पढ़ाने के काबिल हुए। बेशक। अब हमारा बच्चा ना वर्चुअल वर्ल्ड में जिंदा है, तो ये बच्चा किताब से क्यों दूर है? देखें आप, ये 2 मिनट लूंगा आपके, मुझे नहीं मालूम, आपकी उम्र तो बहुत कम है, मैं तो बुढ़ा आदमी हूं। मेरे जमाने में एक चैनल था, एक अच्छा। चैनल था पीटीवी। सुन लो मेरे बेटा, जो तुम लोग हाँ, सुन रहे हो, एक टीवी चैनल था, 5 बजे खुलता था, 10 बजे बंद हो जाता था। जी 5 बजे बिल्कुल। खुलता था, तफहीम दीन होती थी, कुरानी आयत उनको समझाया करते थे, उसका सबक होता था। उसके बाद आधे पौन घंटे का बच्चों का प्रोग्राम आता था। हम कौन से जी। प्रोग्राम देखते थे? वो सामरी जादूगर, वो हवा के अंदर काली हाँ, उड़ रहा है, वो जादूगर की कहानियां देखा करते थे बड़े शौक से। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सबक गुजरा, उसके बाद जनाब रात को 7 बजे के करीब अंग्रेजी की खबरें होती थी, शाइस्ता जैद पढ़ा करती थी। उसके बाद जो है वो पौन घंटे की, आधे घंटे की इंग्लिश फिल्म आया करती थी, चिप्स हो गई, मैन ऑफ अटलांटिक हो गई, बायोनिक बॉय हो गई, इनकी फिल्में हमने देखी। और जनाब पौने 8 बजे टियाऊं 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 कराची में कर्फ्यू लग गया। क्या हुआ जनाब? ड्रामे का टाइम हो गया।
फैमिली टाइम था। आज मैं अपने बच्चे के साथ बैठकर ड्रामा नहीं देख सकता। मैं अपने बच्चे को क्या दिखाऊंगा? बिल्कुल। एक बहन अपने शौहर के बहन के साथ इश्क लड़ा रही है, मेरा बच्चा बोले अब्बा कहाँ देख रहे हो? मैं तो उसकी आंखों पे हाथ रखकर फिल्म देखूंगा बैठकर। आज मेरे और आपके बिल्कुल सही उस बात। जमाने के और इन बच्चों के कल्चर में फर्क है। लिहाजा इस तहजीब और कल्चर का फर्क भी इसीलिए है क्योंकि आज बाप तालीम नहीं दे रहा, दादी नहीं दे रही, जो है वो फुप्पो नहीं दे रही, खाला नहीं दे रही। आज फेसबुक दे रहा है, व्हाट्सएप दे रहा है, आज टिकटॉक की जो है वो आज की तरफ से तरबियत मिल रही है। तो हमारे बच्चे के पास जब इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट इतनी ज्यादा बढ़ गई, डिजिटल एंटरटेनमेंट बढ़ गई, तो वो किताब से दूर हो गया, तहजीब से दूर हो गया, सकाफत से दूर हो गया, अदब से दूर हो गया, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने रिश्तों से भी दूर। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही कहा आपने जो भी कुछ कहा। आई एम सो वेरी मच प्लीज़ दैट आई हैव फाउंड यू वेरी ऑनेस्ट, और मुझे बहुत मज़ा आया आपको जान के, आपको सुन के। बहुत शुक्रिया। और हम ये कहीं नहीं जा रहे, ये हमारे साथ अभी मौजूद हैं, लेकिन आज की एपिसोड का टाइम खत्म हो रहा है, तो इस वजह से हम बाकी आपको बकिया प्रोग्राम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। अभी ये प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।